एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बॉल्स्टर। दोस्तों, बॉल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, सहारा देना, समर्थन देना, यानी कि समर्थन करना या फिर बढ़ावा देना। तो ये सारे जो है वो हमारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी आइडिया, प्लान, बिजनेस, आर्ग्यूमेंट या फिर सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना या फिर उसे सपोर्ट देना ताकि वो और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। यानी कि जब आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट, हेल्प या फिर स्ट्रेंथ देते हो जिससे वो पहले से और ज़्यादा पावरफुल बन जाए, इफेक्टिव बन जाए या फिर सक्सेसफुल बन जाए, तो उसके लिए हम बॉल्स्टर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस वर्ड का यूज़ जो है वो सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए नहीं होता, बल्कि ये कॉन्फिडेंस, इकोनॉमी, बिजनेस, आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि सिंपल चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बॉल्स्टर का मतलब जो है वो सिर्फ हेल्प करना नहीं होता है, क्योंकि हेल्प करने का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। लेकिन बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देकर और भी ज़्यादा उसे स्ट्रांग बनाना। यानी कि हेल्प जो है वो किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, लेकिन बॉल्स्टर का फोकस स्ट्रेंथ बढ़ाने और सपोर्ट देने पर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि तुम अपने दोस्त का होमवर्क करने में मदद करते हो, तो ये क्या है? ये एक तरीके की हेल्प है, ये मदद है, लेकिन तुम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो ताकि वो खुद अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ है कि आप जो है वो उसका कॉन्फिडेंस बॉल्स्टर कर रहे हो। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि हेल्प और बॉल्स्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि सिचुएशंस हैं जिन्हें हम समझेंगे कि बॉल्स्टर किस तरीके से डेली लाइफ में यूज़ होता है। मान लीजिए कि एक टीचर है जो स्टूडेंट की तारीफ करता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। टीचर ने उसका क्या किया? कॉन्फिडेंस जो है वो बॉल्स्टर किया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि एक कंपनी जो है वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। इससे कंपनी क्या हुई? तो और ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो गई, अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है, अच्छे से अपनी फील्ड में काम कर पा रही है। तो कंपनी ने अपनी टीम को जो है वो बॉल्स्टर किया है, यानी कि सपोर्ट किया है और ज़्यादा बढ़ावा दिया है, एक्सपैंड किया है बेसिकली। या फिर हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक प्लेयर जो है वो रोज़ प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर हो सके। यानी कि जैसे वो आज परफॉर्म कर रहा है उससे ज़्यादा वो कल बेटर परफॉर्म कर सके। इसके लिए वो क्या करता है? तो रोज़ प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस जो है वो क्या कर रही है? तो उसकी स्किल्स को बॉल्स्टर कर रही है, सुधार रही है, मजबूत बना रही है, बहुत अच्छा बना रही है, बेहतर बना रही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बॉल्स्टर यानी क्या होता है। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देकर उसे मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, फर्म बनाना बेसिकली। यानी कि किसी चीज़ को सपोर्ट देकर और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं बॉल्स्टर। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने सब कुछ जान लिया। अब इसी के साथ हमारे पास जो है वो कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, इंग्लिश के जो है वो सेंटेंसेज है। तो हमारे पास सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है, द कोच बॉल्स्टर द टीम्स कॉन्फिडेंस। यानी कि मतलब कोच ने क्या किया कि टीम का जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो मतलब कि आत्मविश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ाया। यानी कि टीम को जो है वो मेंटली उन्होंने स्ट्रांग बनाया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा एग्जांपल आता है, द न्यू पॉलिसी विल बॉल्स्टर द कंपनी। मतलब कि नई पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी को, यानी कि कंपनी को जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा जो है वो मतलब कि मजबूत करेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि दिस फैक्ट्स बॉल्स्टर हिज आर्ग्यूमेंट। यानी कि मतलब ये जो फैक्ट है वो उसकी बात को मजबूत बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट को मतलब कि स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी आइडिया, प्लान या फिर सिस्टम को सपोर्ट देकर उसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना, इफेक्टिव बनाना या फिर सक्सेसफुल बनाना, तो उसे हम कहते हैं बॉल्स्टर। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो है वो कुछ सिनोनिम्स है, जहाँ पर आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्ट्रेंथन, सपोर्ट एंड रीइंफोर्स।
सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन क्या है? एक जनरल वर्ड है, जबकि बॉल्स्टर में सपोर्ट देकर स्ट्रेंथ बढ़ाने का आइडिया होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा देना, मदद देना बेसिकली। ठीक है, किसी को सहारा देना उसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट करना हम उसे कहते हैं। सपोर्ट सिर्फ मदद को दिखाता है, जबकि बॉल्स्टर उस मदद के थ्रू स्ट्रेंथ बढ़ाने को भी हाईलाइट करता है। तो ये भी चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रीइंफोर्स। दोस्तों रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, फर्म बनाना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्स करना हम उसे कहते हैं। रीइंफोर्स जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ यानी कि एक्स्ट्रा मजबूती ऐड करने पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि बॉल्स्टर मतलब कि बॉल्स्टर भी इसी आइडिया को सपोर्ट के साथ मतलब कि एक्सप्रेस करता है। यानी कि इनका जो मतलब है ना, रीइंफोर्स का और बॉल्स्टर का, ये लगभग सेम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं, जहाँ पर हमने स्ट्रेंथन, सपोर्ट और रीइंफोर्स जैसे वर्ड्स को हमने देखा है। अब इसी के साथ अब अगर आगे बढ़े तो हमारे पास एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, वीकन, अंडरमाइन या फिर रिड्यूस। तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वीकन। दोस्तों वीकन का मतलब होता है कमजोर बनाना। बॉल्स्टर जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जबकि वीकन क्या करता है? उस ताकत को, उस स्ट्रेंथ को, उस मजबूती को जो है वो कम कर देता है। यानी कि वीकन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कमजोर बना देना। यानी कि हमारा क्या है? तो डायरेक्ट अपोजिट है बॉल्स्टर का। दूसरा हमारा वर्ड आता है अंडरमाइन। दोस्तों अंडरमाइन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को कमजोर कर देना। ठीक है, अंडरमाइन जो है वो सपोर्ट को कम करता है, जबकि बॉल्स्टर सपोर्ट को बढ़ाता है। यानी कि जैसे हमने वीकन को पढ़ा है उसी तरीके से इसका भी मतलब है। ठीक है, तीसरा हमारा वर्ड आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। रिड्यूस जो है वो स्ट्रेंथ या फिर क्वांटिटी को घटा सकता है। बेसिकली किसी चीज को कम करने का भाव जो है वो इस वर्ड से निकल कर आता है। जबकि बॉल्स्टर क्या करता है? तो किसी चीज को बढ़ाता है, उसे मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, सपोर्ट करता है। जबकि रिड्यूस क्या करता है? तो उन सारी चीजों को कम कर देता है। तो ये भी डिफरेंस जो है वो आपको समझना है। तो दोस्तों ये तो हमारे सारे हो गए एंटोनिम्स, जहां पर हमने वीकन, अंडरमाइन, रिड्यूस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द न्यू एविडेंस बॉल्स्टर्ड हिज क्लेम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि नए एविडेंस ने यानी कि नए सबूत ने उसके क्लेम को और ज़्यादा मजबूत बना दिया। यानी कि पहले उसकी बात को प्रूव करना मुश्किल हो सकता था, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बात को कैसे प्रूव करूं। लेकिन नए सबूत मिलने के बाद उसकी बात पर लोगों को भरोसा होने लगा है। यानी कि उसका भरोसा जो है वो क्या बढ़ गया? लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों का उसकी बातों पर भरोसा। यहाँ पर बॉल्स्टर्ड का क्या मतलब था? यहाँ पर बॉल्स्टर्ड का मतलब है सपोर्ट देकर किसी क्लेम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। यहाँ पर बेसिकली क्लेम को यानी कि सबूत को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया है, उसके लिए हमने जो है वो मतलब कि बॉल्स्टर का यूज़ किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफेम। दोस्तों डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, झूठे आरोप लगाकर प्रतिष्ठा खराब करना। यानी कि किसी की इज्जत आबरू जो है वो मतलब कि खराब करना या फिर धूमिल करना, मानहानि करना या फिर छवि खराब करना, ये सारे इसके मीनिंग्स है। यानी कि डिफेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन यानी कि उसकी इज्जत या फिर जो अच्छी इमेज है उसको झूठी या फिर गलत बातों के द्वारा मतलब कि खराब कर देना। यानी कि गलत बातें फैलाकर, रूमर्स फैलाकर जो है वो खराब कर देना, उसे बदनाम कर देना, तो उसे हम जो है वो डिफेम करना कहते हैं। यानी कि जब कोई इंसान जानबूझकर किसी के बारे में ऐसी बातें कहे या फिर ऐसी बातें फैलाए जो उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम डिफेम कह सकते हैं। इस वर्ड में जो है वो सिर्फ किसी की बुराई करना शामिल नहीं होता। अक्सर जो है वो डिफेम का यूज हम तब करते हैं जब फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि झूठी बातें या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये वर्ड जो है वो लीगल इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि किसी की रेप्यूटेशन को झूठी बातों से नुकसान पहुंचाना उसे हम डिफेमेशन कहते हैं, जो कि एक नाउन भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिफेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, क्योंकि क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है कि किसी की कमी या फिर गलती बताना। ठीक है, लेकिन डिफेम का मतलब होता है झूठी या फिर गलत बातें फैलाकर किसी को बदनाम करना। यानी कि अगर किसी की सच्ची गलती बताई जा रही है, यानी कि अगर कोई कसूरवार है, उसकी गलती भी है, और अगर आप उस गलती को जो है वो सामने ला रहे हो, तो वो होता है क्रिटिसाइज करना कि भाई सामने वाले की गलती है, इसलिए उसे उसकी गलती जो है वो पॉइंट आउट की जा रही है। लेकिन अगर झूठ बोलकर उसकी इमेज खराब की जाए, यानी कि उसकी अगर गलती ना हो, उसका अगर कोई मतलब कि कसूर ना हो, तो भी आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हो, तो ये होता है डिफेम करना, यानी कि किसी की बदनामी करना।
यानी कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि क्रिटिसाइज और डिफेम में क्या फ़र्क है। ठीक है, मान लीजिए कि एक टीचर है जो कि स्टूडेंट की गलती बताता है। ठीक है, कि तुम्हारी गलती कहाँ पर हुई है, कहीं पर लिखने में हुई है, कुछ पढ़ने में हुई है। तो ये सारी गलती जो है वो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को बताता है। यहाँ पर उसकी गलती थी, स्टूडेंट की गलती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसे क्रिटिसाइज किया, बेसिकली उसकी आलोचना की, उस पर टिप्पणी की कि तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तो ये होता है क्रिटिसाइज, कि गलती होते हुए गलती बताना। लेकिन कोई स्टूडेंट के बारे में झूठी अफवाह फैला दे कि उसने चीटिंग की है, जबकि आपके पास जो है वो कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि उसने सच में की है या फिर नहीं, या फिर ये बात झूठी भी तो हो सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, झूठी अफवाह फैला रहे हो। आपने देखा नहीं है, आपने जो है वो मतलब कि आपको पता नहीं है, फिक्स नहीं पता है कि उसने चीटिंग की है या फिर नहीं की है। तो ये होता है डिफेम करना, कि झूठी बातें बोलकर जो है वो किसी को बदनाम करने की कोशिश जब हम करते हैं तो वो होता है डिफेम करना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि क्रिटिसाइज और डिफेम के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे आपको जो है वो समझ आ जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको डिफेम कब यूज करना है और क्रिटिसाइज कब यूज करना है। यानी कि क्रिटिसाइज का मतलब एग्जैक्ट मतलब कि डिफेम नहीं होता है। डिफेम जो है वो थोड़ा अलग होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस इसमें है, ये आपको समझते हुए चलना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और भी सिचुएशंस यानी कि एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय के बारे में जो है वो ऑफिस में झूठी अफवाह फैला दी जाती है। इससे लोग उसके बारे में जो है वो गलत सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस एम्प्लॉय को जो है वो डिफेम किया गया है, उसकी बदनामी की गई है। यानी कि कुछ ऐसी बातें कही गई है लोगों से जो उसके बारे में सच थी भी या नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन झूठी बातें फैलाकर जो है वो उसकी बदनामी करने की कोशिश की गई। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफेम करना हम उसे कहेंगे। या फिर हमारे पास दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि एक पॉलिटिशियन के खिलाफ बिना किसी सबूत के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये उससे डिफेम करने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है कि सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी के बारे में फेक न्यूज़ फैला दी जाती है। इससे उस सेलिब्रिटी को क्या किया जा रहा है, तो डिफेम किया जा रहा है, उसकी बदनामी की जा रही है, उसकी इज्जत कम की जा रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिफेम का मतलब होता है झूठी या फिर गलत बातें फैलाकर किसी को बदनाम करना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिफेम करना, हम उसे कहेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ इंग्लिश में भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं दे ट्राई टू डिफेम हिम, मतलब कि उन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की, यानी कि झूठी बातों से इमेज खराब करने की कोशिश हुई। इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है डू नॉट डिफेम अदर्स ऑनलाइन, यानी कि मतलब ऑनलाइन जो है वो किसी को भी बदनाम मत करो, यानी कि फेक इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। इस तरीके का मैसेज हमें दिया गया है। या फिर हमारा तीसरा सेंटेंस आता है द फॉल्स रूमर डिफेम्ड हर, यानी कि मतलब कि झूठी अफवाह ने उसकी रेपुटेशन क्या कर दी, खराब कर दी, बिगाड़ दी, यानी कि उसकी अच्छी इमेज को नुकसान हुआ। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिफेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन को झूठी या फिर मिसलीडिंग बातें फैलाकर खराब करना या फिर बदनाम करना, तो उसे हम कहते हैं डिफेम। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, स्लैंडर, मलाइन या फिर डिस्क्रेडिट। ये हमारे तीन वर्ड्स हैं सिनोनिम्स में। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है किसी के बारे में झूठी और नुकसान पहुंचाने वाली बातें मतलब कि बोलकर फैलाना, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैंडर करना हम उसे कहते हैं। स्लैंडर सिर्फ बोली हुई यानी कि स्पोकन बातों के लिए यूज होता है, यानी कि जब आप जो है वो मतलब कि बोलकर किसी की बदनामी करते हो तो उसे हम स्लैंडर करना कहते हैं। जबकि डिफेम जो है वो स्पोकन और रिटन दोनों हो सकता है, यानी कि दोनों तरीके से रेपुटेशन जो है वो खराब करने को कवर करता है। कौन, तो डिफेम। डिफेम में जो है आप जो है वो बोलकर भी किसी की मतलब की बदनामी कर सकते हो, बल्कि लिखकर, क्रिटिसाइज करके या फिर लिखकर जो है वो मतलब कि उस तरीके से भी आप जो है वो किसी की बदनामी कर सकते हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिफेम। बल्कि स्लैंडर क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब कि बोली हुई बातों के लिए यूज होता है। जो बोलकर आप किसी की बदनामी करते हो तो उसके लिए हम स्लैंडर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मलाइन। दोस्तों मलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरी या फिर झूठी बातें करके उसकी इमेज खराब करना, धूमिल करना, कलंकित करना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं मलाइन करना। मलाइन में जो है वो बुरी नीयत पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि डिफेम में जो है वो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने पर, एक्शन पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी डिफरेंस समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिस्क्रेडिट। दोस्तों डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी की क्रेडिबिलिटी या फिर रेपुटेशन को कम कर देना, यानी कि डिस्क्रेडिट ट्रस्ट को कम करता है, भरोसे को कम करता है। जबकि डिफेम स्पेशली बदनामी और रेपुटेशन को डैमेज करता है, यानी कि उसको हाईलाइट करता है, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने स्लैंडर, मलाइन या फिर डिस्क्रेडिट इन जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की ओर। तो हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, प्रेज, ऑनर या फिर विंडिकेट। ओके, हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आता है, प्रेज।
प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा कहना। प्रेज जो है वो रेपुटेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। यानी कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो ऑब्वियसली लोगों की नज़रों में आपकी जो रेपुटेशन है वो कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लोग आपके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे। जबकि डिफेम उसे क्या करता है, खराब कर देता है। लोगों के बीच में अगर आपकी बदनामी हुई तो ऑब्वियसली लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, बुरा कहेंगे। तो इस तरीके से प्रेज क्या करता है, तो रेपुटेशन को बढ़ाता है, और डिफेम करता है कम, इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना बेसिकली। ऑनर जो है वो हमारी रिस्पेक्ट को यानी कि इज्जत आबरू को बढ़ाता है, जबकि डिफेम क्या करता है, और उस रिस्पेक्ट को जो है वो कम कर देता है। तो उसे हम कहेंगे ऑनर, ऑनर यानी कि क्या, सम्मान करना। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी को झूठे इल्ज़ाम से निर्दोष साबित करना, या फिर उसकी रेपुटेशन जो है वो वापस बनाने की कोशिश करना। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी पर जो है वो झूठा आरोप लग चुका है, एक बार उसकी बदनामी हो चुकी है, लेकिन जब बाद में आपको पता चला कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये सच नहीं था, तो आप क्या करते हो, उसे जो है वो वापस पहले की जैसा बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, या फिर उस पर जो आरोप लगे हैं वो वापस ले रहे हो, तो उसे हम विंडिकेट करना कहते हैं। उसकी रेपुटेशन जैसी पहले थी वैसे ही वापस बनाना, उसे हम क्या कहेंगे, विंडिकेट करना हम उसे कहेंगे। विंडिकेट में बेसिकली रेप्यूटेशन को रिस्टोर किया जाता है, यानी कि पहले जैसी अवस्था में वापस लाने की कोशिश की जाती है। जबकि डिफेम में क्या होता है, रेप्यूटेशन को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाता है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तो दोस्तों ये तो हमारे सारे जो है वो एंटोनिम्स थे, जहां पर हमने प्रेज, ऑनर, विंडिकेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अब अगर एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, दे ट्राई टू डिफेम द एक्टर। इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ लोगों ने एक्टर को बदनाम करने की कोशिश की। हो सकता है उन्होंने उसके बारे में झूठी अफवाहें या फिर गलत इल्ज़ाम फैलाए हो, कुछ लिखा हो ऐसा जो उसकी मतलब की इज्जत पर मतलब कि ऐसे दाग लगाए जो मतलब कि लोगों में बदनामी फैला दे। लोग जो है वो उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बेसिकली ये बात है। यहाँ पर डिफेम का मतलब क्या था कि जानबूझकर किसी की रेपुटेशन को या फिर अच्छी इमेज को नुकसान पहुंचाना। इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि डिफेम यानी क्या होता है और कैसे हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोवेट। दोस्तों कोवेट का मतलब होता है लालच करना, पाने की तीव्र इच्छा रखना, किसी और की चीज़ को पाने की इच्छा करना बेसिकली, या फिर ललचाना अपने मन को, तो उसे हम कोवेट करना कहते हैं। कोवेट का मतलब होता है किसी और की चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखना, खासकर जब वो आपकी हो ही ना। यानी कि जब किसी के पास कोई मतलब कि पैसे होते हैं, घर होता है, गाड़ी होती है, महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें होती है, जॉब होती है, पोजीशन होती है, कोई सक्सेस होती है, या फिर कोई ऐसी कीमती चीज़ होती है जो आप जो है वो मतलब कि उसे इतना ज़्यादा चाहने लगते हो कि आपके अंदर एक तरीके का लालच आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इच्छा यानी कि डिज़ायर होती है उस मतलब कि उसे पाने की, उसे मतलब कि उसे हासिल करने की, तो उसे हम जो है वो कोवेट कहते हैं। याद ये रखना है आपको कि कोई चीज़ किसी और की है और किसी और की चीज़ को आप पाना चाहते हो तो उसके लिए हम कोवेट का यूज़ करते हैं। इस वर्ड में जो है वो सिर्फ पसंद करना या फिर चाहना नहीं होता, बल्कि एक तरीके की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है। और कई बार जो है वो हमारे अंदर ऐसी मतलब कि जेलेसी भी आ जाती है या फिर लालच भी आ जाता है सामने वाले इंसान की चीज़ को पाने के लिए। कोविड का जो यूज़ है वो अक्सर उन चीज़ों के लिए होता है जो किसी और की होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोविड का मतलब जो है वो सिर्फ वांट नहीं होता। वांट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को चाहना, जैसे कि आई वांट हम कहते हैं ना कि मुझे चाहिए, तो वो होता है किसी चीज़ को चाहना, उसे हम कहते हैं वांट। लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड का मतलब होता है किसी और की चीज़ को बहुत ही लालच के साथ पाने की इच्छा रखना। किसी और की चीज़ के लिए यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यानी कि हर कोविड कोविड में जो है वो वांट होता है, यानी कि जो भी आपकी लालच होती है, यानी कि कोविड में हमने क्या पढ़ा था, किसी और की चीज़ को मतलब कि पाने की कोशिश करना, तो उसमें एक वांट का सेंस है कि मुझे वो चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए वो चीज़। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वांट में कोविड ही हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आपको मतलब कि नॉर्मली भी चाहिए उसमें आपका कोई स्वार्थी मतलब कि सेल्फिश रीज़न हो, या फिर आपका मतलब कि कोई ऐसे मतलब कि ग्रीड हो, आपकी जेलसी हो आपकी, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता। यानी कि कोविड में वांट होता है लेकिन वांट में कोविड नहीं होता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब कि ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोस्तों इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ताकि आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आएगा कि कोविड यानी क्या है और मतलब कि वांट यानी क्या है। मान लो कि तुम नया फ़ोन खरीदना चाहते हो, ठीक है,
तो ये क्या है, ये तुम्हारी वांट है, तुम्हें चाहिए कोई चीज़। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमने पहले पढ़ा कि ये वांट है हमारी, ठीक है, कि तुम नया फ़ोन खरीदना चाहते हो, लेकिन तुम अपने दोस्त का महंगा फ़ोन देखकर सोचते हो कि काश वो तुम्हारा होता। तो ये होता है कोवेट, उस पर क्या है, तो तुम्हारी पाने की इच्छा है। यानी कि किसी और की चीज़ को तुम देखकर क्या कह रहे हो कि वो चीज़ काश मेरे पास होती, मेरी होती। तो इस तरीके से ये होता है कोवेट। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, यानी कि कुछ सिचुएशंस है। मान लीजिए कि एक लड़का जो है वो अपने दोस्त की लग्जरी कार देखकर उसे पाने की बहुत ही इच्छा रखता है। चीज़ किसी और की है, इच्छा किसी और को हो रही है, तो वो उस कार को क्या कर रहा है, कोवेट कर रहा है। बेसिकली उसे पाने की उसके अंदर जो है वो तीव्र इच्छा है, एक तरीके से लालच है। और कभी कभी जेलसी भी होती है, जेलसी भी होती है हमारे अंदर कि यार मेरे पास वो चीज़ नहीं है, उसके पास वो चीज़ है। ऐसे इस तरीके की जेलसी भी जो है वो हमारे अंदर होती है। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की हाई पोजीशन को पाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि उस पोजीशन पे मेरा हक है, मुझे होना चाहिए, इस तरीके से वो उस पोजीशन को क्या कर रहा है, कोवेट कर रहा है। बेसिकली उसके तरफ जो है वो मतलब कि उसका लालच है कि मुझे वो पोजीशन चाहिए। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक पड़ोसी जो है वो दूसरे के बड़े और सुंदर घर को देखकर उसे पाने की लालच रखता है कि काश ये घर मेरा होता, इसका क्यों है, इस तरीके से। यानी कि वो उस घर को क्या करता है, कोवेट करता है, पाने की उसके अंदर इच्छा है, लालच है, एक तरीके से जेलेसी है बेसिकली। यानी कि कभी कभी जो है वो आप दूसरों की अच्छी चीज़ों को, अच्छी सक्सेस को देखकर जो है वो जेलस भी होते हो, ये भी सोचते हो कि काश ये चीज़ मेरी होती, इसके पास क्यों है, ये इसे डिजर्व नहीं करता, मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। इस तरीके से भी जो है वो एक सेंस आपके अंदर आता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कोविड का मतलब होता है किसी और की चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की, और लालच मतलब कि लालच या फिर तीव्र इच्छा रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोविड। अब दोस्तों उसी के साथ हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इंग्लिश में, जिससे आपको समझ आएगा कि इंग्लिश में इस वर्ड का जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, मैनी पीपल कोवेट हिज सक्सेस, मतलब कि बहुत लोग उसकी सक्सेस को, यानी कि उसकी काबिलियत को, उसकी जो मतलब कि अच्छी लाइफ है उसे पाना चाहते थे। उसके अंदर जो है वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, मतलब कि जो बहुत सारे लोग थे उनके अंदर कैसी थी, तीव्र इच्छा थी, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है, शी कोवेटेड हर फ्रेंड्स नेकलेस, मतलब कि वो अपनी दोस्त का नेकलेस पाना चाहती थी। यानी कि नेकलेस किसी और का था, लेकिन इच्छा जो है वो किसी और के मन में जाग रही थी उसे पाने के लिए। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है, ही कोवेट्स द मैनेजर्स पोजीशन, मतलब कि वो मैनेजर की पोजीशन पाना चाहता था, वो उस पोजीशन की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है, इच्छा रखता है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोवेट का मतलब होता है किसी और की चीज, पोजीशन या फिर सक्सेस को बहुत ज्यादा लालच और स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ पाने की इच्छा रखना, तो उसे हम कहते हैं कोवेट। अब दोस्तों उसी तरीके से एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, क्रेव, डिज़ायर या फिर एनवी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रेव। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही तीव्र इच्छा रखना। क्रेव किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जबकि कोवेट अक्सर उन चीज़ों के लिए होता है जो दूसरों की होती है। क्रेव हम क्या कर सकते हैं, क्रेव हमारा मतलब कि कभी कुछ खाने का भी मन हो जाता है तो हमें क्रेव होता है। कोई चीज़ हमारा पहनने का मन हो रहा है तो वो भी क्रेव है। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है क्रेव। हमारी जो चीज़ है उसके लिए भी हम क्रेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों की चीज़ के लिए हम क्रेव वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जो कोवेट है ना, वो ज़रूर दूसरों की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। जब किसी और के पास कोई अच्छी चीज़ हो और वो आपको चाहिए या फिर आप उसे पाना चाहो, तो उसके लिए हम कोवेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है किसी चीज को पाना चाहना, बेसिकली यानी कि इच्छा रखना, उसे हम डिजायर कहते हैं। इच्छा को हम क्या कहेंगे, डिजायर कहते हैं। डिजायर एक न्यूट्रल वर्ड है, जबकि कोवेट में लालच और जेलसी की फीलिंग होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एनवी। एनवी का मतलब होता है किसी और की चीज या फिर सक्सेस देखकर जलन या फिर उससे पाने की कोशिश करना, ठीक है। एनवी में जेलसी पर फोकस ज्यादा होता है। एनवी में क्या करते हो आप, दूसरे की सक्सेस या फिर दूसरे के अगर पास, किसी और के पास जो है वो मतलब कि अच्छी अच्छी चीजें हैं, महंगी महंगी चीजें हैं, लग्जरी लाइफ वो मतलब कि जी रहा है, तो आप जो है वो उसे देखकर जेलस फील करते हो कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। यानी कि इसमें जेलेसी पर फोकस होता है, जबकि कोविड में उस चीज़ को हासिल करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहां पर हमने क्रेव, डिजायर और एनवी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, रिजेक्ट, डिसलाइक या फिर डिस्पाइज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेने या फिर एक्सेप्ट करने से मना कर देना। कोविड में पाने की इच्छा होती है, जबकि रिजेक्ट में लेने की इच्छा नहीं होती, इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना। कोविड में क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ यानी कि किसी दूसरे इंसान की चीज़ की तरफ हमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, जबकि डिसलाइक में अट्रैक्शन नहीं होता। वो चीज़ ही आपको पसंद नहीं है तो अट्रैक्शन कैसे होगा, यानी कि उसे हम कहेंगे डिसलाइक। तो ये हमारा दूसरा वर्ड है। तीसरा हमारा वर्ड आता
आता है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी चीज़ या फिर व्यक्ति से बहुत ही नफरत करना। कोविड में पाने की इच्छा होती है जबकि डिस्पाइस में नफरत होती है। तो ये भी मतलब कि अपोजिट वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ पर हमने रिजेक्ट, डिसलाइक या फिर डिस्पाइस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, मैनी पीपल कोविड हिज लग्जूरियस लाइफस्टाइल। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत से लोग उसकी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर वैसे ही पाना चाहते थे, यानी कि उन्हें भी जो है वो वैसी ही लाइफ चाहिए थी। यानी कि उन्हें उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा पसंद आती थी कि उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब कि महसूस होती थी कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। यहाँ पर कोविड का मतलब क्या है, किसी और की चीज़ या फिर लाइफस्टाइल को लालच या फिर बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ पाने की इच्छा रखना। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो कोविड का यूज़ किया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अम्यूज़। दोस्तों अम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना, मनोरंजन करना, किसी को हंसाना, आनंदित करना या फिर खुश करना। अम्यूज़ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हंसाना, उसका मनोरंजन करना या फिर उसका जो मूड है वो अच्छा करना, लाइटन करना बेसिकली। यानी जब कोई बात, कोई जोक, कोई स्टोरी, कोई मूवी, कोई गेम या फिर किसी का ऐसा बिहेवियर, किसी का मजाकिया बिहेवियर भी होता है, तो उसे देखकर अगर किसी को मज़ा आता है, किसी को हंसी आती है, वो खुश हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है वो हम अम्यूज़ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता है। अगर कोई एक्टिविटी या फिर कोई चीज़ जो है वो किसी को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल लगे और उसका टाइम जो है वो अच्छे से बीत जाए, यानी कि अच्छा खासा टाइम पास हो जाए, तब भी हम जो है वो अम्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। अम्यूज़ का जो फोकस है वो किसी को एंटरटेन करने और उसके मूड को लाइट और हैप्पी बनाने पर ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अम्यूज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता, क्योंकि एंटरटेन का मतलब होता है किसी को मनोरंजन करना। ठीक है, किसी का मनोरंजन करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटरटेन करना कहते हैं। लेकिन अम्यूज़ का क्या मतलब है, अम्यूज़ का मतलब होता है किसी को मनोरंजन के साथ साथ हंसाना, खुश महसूस करवाना। तो ये दो चीज़ें और ऐड होती है अम्यूज़ में। एंटरटेनमेंट में सिर्फ मनोरंजन होता है, अम्यूज़ में मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ कोई हंसता भी है, कोई खुश महसूस भी करता है, अच्छा महसूस करता है, अच्छे से उसका टाइम बीतता है, तो उसे भी हम जो है वो अम्यूज़ कहते हैं। यानी कि एंटरटेन में जो है वो डांस, म्यूजिक या फिर शो भी हो सकता है, जबकि अम्यूज़ में जो है वो अक्सर फन, स्माइल, लाफ्टर, इन सारी चीज़ों की फीलिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि तुम एक कॉन्सर्ट देख रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या हो रहे हो, एंटरटेन हो रहे हो, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन तुम्हारा दोस्त फनी जोक सुनाता है, तुम हंसने लगते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, अच्छा टाइम बीत रहा है, तो उसने तुम्हें क्या किया है, अम्यूज़ किया है। यानी कि यहाँ पर उसके जोक से तुम एंटरटेन तो हुए ही साथ तुम हंसे भी, तुम्हारा टाइम भी अच्छा गया, यानी कि सारी चीज़ें अच्छी हुई, तो उसे हम कहेंगे अम्यूज़। तो ये सारा आपको डिफरेंस समझना है कि एंटरटेन कैसे यूज़ करते हैं और अम्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, यानी कि और भी सिचुएशंस है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉमेडियन जो स्टेज पर जो है वो फनी जोक सुनाता है, ऑडियंस जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, तो कॉमेडियन ने क्या किया है, तो ऑडियंस को अम्यूज़ किया है, यानी कि उनका अच्छा खासा टाइम भी बीत गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, वो हंस भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक पापा यानी कि एक पिताजी जो है वो अपने छोटे बच्चे के साथ मतलब कि फ़नी फेसेस बनाते हैं, उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। बच्चा जो है वो खुशी से मतलब कि हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा खेल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है बच्चा, तो पापा ने क्या किया है, बच्चे को अम्यूज़ किया है। या फिर हमारा तीसरा यानी कि एग्जाम्पल आता है कि दोस्त जो है वो पिकनिक पर फनी स्टोरी सुना रहा है, सब लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, साथ ही साथ जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, अच्छा खासा टाइम बीत रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अम्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, यानी कि अच्छा फील करवा रहे हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखना है कि अम्यूज़ का मतलब होता है किसी को हंसाना, उसका मनोरंजन करना या फिर उसे खुश कर देना, अच्छा खासा उसका टाइम बीत जाना, तो उसे हम कहते हैं अम्यूज़ करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ इंग्लिश में भी सेंटेंसेस है, जैसे कि द क्लाउन अम्यूज द चिल्ड्रन, मतलब कि जोकर ने बच्चों को हंसाया, बच्चों का मनोरंजन हुआ, यानी कि अच्छा खासा उनका टाइम बीता, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, हिज जोक्स ऑलवेज अम्यूज मी, मतलब कि उसके जो जोक है, उसकी जो मतलब कि जोक्स वो जो भी सुनाता है वो मुझे हमेशा मतलब कि हंसा देते हैं, मुझे अच्छा फील करवाते हैं, एंटरटेन करवाते हैं, यानी कि जोक्स कैसे लगते हैं, फनी लगते हैं, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है, द मूवी अम्यूज्ड एवरीवन, मतलब कि मूवी ने सबका मनोरंजन किया, सबको मूवी देखकर क्या हुआ, मज़ा आया, इस तरीके से। यानी कि एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ ओवरऑल मीनिंग के लिए कि अम्यूज़ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हंसाना, उसका मनोरंजन करना या फिर उसे खुश और इंजॉय फील करवाना, तो उसे हम कहते हैं अम्यूज़ करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एंटरटेन, डिलाइट या फिर चीयर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना।
एंटरटेन जनरल एंजॉयमेंट को दिखाता है, जबकि अम्यूज में लाफ्टर और फन की फीलिंग भी ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है किसी को बहुत ही खुश कर देना। डिलाइट में खुशी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि अम्यूज अक्सर हल्का फुल्का फन और स्माइल को दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है चीयर। चीयर का मतलब होता है किसी का मूड अच्छा करना, किसी को खुश कर देना। चीयर में जो है वो सैडनेस को कम करने पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि अम्यूज जो है वो फनी या फिर इंजॉयबल चीज़ों को, मतलब कि इंजॉयबल चीज़ों से हमें खुशी ज़्यादा देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने हमारे सारे सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं, एंटरटेन, डिलाइट या फिर चीयर। ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, बोर, अपसेट या फिर डिप्रेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है बोर। बोर का मतलब होता है किसी को बोर या फिर अनइंटरेस्टेड मतलब कि कर देना, किसी में मतलब कि बोरियत फैला देना बेसिकली, तो उसे हम बोर कहते हैं। अम्यूज में क्या हुआ, अम्यूज में हमें मज़ा आया, लेकिन बोर में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इस तरीके से आपको जो है वो डिफरेंस समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है किसी को दुखी या फिर परेशान कर देना। अम्यूज जो है वो खुशी देता है, जबकि अपसेट नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है किसी को उदास कर देना। अम्यूज मूड को अच्छा करता है, जबकि डिप्रेस क्या करता है, हमारे मूड को जो है वो खराब करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने बोर, अपसेट या फिर डिप्रेस जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज स्टोरीज ऑलवेज अम्यूज अस। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी स्टोरीज हमेशा हमें जो है वो मतलब कि हंसा देती है और हमेशा अच्छा मनोरंजन करती है। जब भी वो कहानियाँ सुनाता है तो हम इंजॉय करते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, हम खुश होते हैं, हमारा टाइम अच्छा बीतता है। तो यहाँ पर हमने अम्यूज़ किस सेंस में यूज़ किया था, यहाँ पर अम्यूज़ का मतलब था किसी को हंसाना, उसका मनोरंजन करना। इस तरीके से हमने जो है वो अम्यूज़ का यूज़ किया था। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और डिस्कस करेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्पेयर। दोस्तों डिस्पेयर का मतलब होता है निराश, हताश, आशा खो देना, मायूस होना या फिर उम्मीद छोड़ देना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिस्पेयर होना कहेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्पेयर का मतलब होता है ऐसी गहरी निराशा जिसमें इंसान को लगने लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची और सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती। यानी जब कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल ना हो या फिर किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन का सामना करे या फिर उसकी जो सारी होप्स है, जो उम्मीद है, वो खत्म हो जाए, तो उस फीलिंग को हम डिस्पेयर कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड का जो यूज है वो फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा होता है। डिस्पेयर टेम्पररी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा होप की कमी, इस चीज की फीलिंग जो है वो ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि डिस्पेयर का मतलब सिर्फ सैडनेस नहीं होता, यानी कि एक एलिमेंट नहीं होता है। आपको जो है वो हर वर्ड में एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कोई वर्ड अगर पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ एक ही चीज कंसिडर नहीं कर सकते हो कि इस वर्ड का जो मीनिंग है सिर्फ यही हो सकता है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और भी होते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि डिस्पेयर का मतलब जो है वो सिर्फ सैडनेस नहीं होता है, क्योंकि सैडनेस का मतलब होता है दुखी होना, जबकि डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, इतना दुखी और इतना ज्यादा निराश होना कि हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाए। सैडनेस का क्या मतलब देखा हमने, सिर्फ दुखी होना। दुखी आप किसी भी कारण से हो सकते हो, लेकिन डिस्पेयर में हमारी उम्मीद भी टूट जाती है, हमारा जो मतलब कि अंदर से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी डिगमगा जाता है, उसे हम डिस्पेयर कहते हैं। यानी कि हर डिस्पेयर में सैडनेस होती है, लेकिन हर सैडनेस डिस्पेयर नहीं होती, यानी कि हर सैडनेस डिस्पेयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि तुम्हारी फेवरेट टीम है वो मैच हार गई, ये तुम्हारी क्या है, सैडनेस है। इस बात पर तुम दुखी दुखी हो चुके हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कई बार आपने कोशिश की, कई बार आपने एग्जाम्स दी, लेकिन फिर भी आप जो है वो मतलब कि पास नहीं हो पा रहे, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से अटक जा रहे हो, तो वो आपका क्या है, मतलब कि उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको एक तरीके से लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब शायद मैं एग्जाम्स कभी क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से आपकी उम्मीद जो है वो टूट जाती है। तो ये होता है डिस्पेयर। डिस्पेयर में सिर्फ सैडनेस नहीं थी, डिस्पेयर में आपकी उम्मीद भी टूट चुकी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन को लगातार नुकसान होता है, मतलब कि बिजनेस में उसे लगता है कि उसका बिजनेस कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, अपनी उम्मीद को खो दिया है, तो वो डिस्पेयर फील कर रहा है। इस तरीके से आपको समझना है। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक टीम जो है वो लगातार कई मैचेस हार जाती है, प्लेयर्स को जीत की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। प्लेयर्स को क्या लगने लगता है कि अब हम जो है वो जीत ही नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी होप्स को क्या कर दिया है, मतलब कि खो दिया है।
टीम जो है वो क्या चली गई है, डिस्पेयर में चली गई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि डिस्पेयर का मतलब होता है ऐसी गहरी निराशा जिसमें इंसान अपनी उम्मीद को खो दे, तो उसे हम कहते हैं डिस्पेयर। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और इंग्लिश के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंग्लिश सेंटेंसेस में हम कैसे इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ही फेल इनटू डिस्पेयर, मतलब कि वो गहरी निराशा में चला गया, यानी कि उसने अपनी उम्मीद खो दी, इस तरीके से। या फिर हम जो है वो दूसरा एग्जाम्पल देखें तो डोंट डिस्पेयर आफ्टर वन फेल्यूर, यानी कि मतलब एक बार फेल होने पर निराश मत हो, अपनी उम्मीद मत छोड़ो, यानी कि होप मत छोड़ो, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है, शी लुक्ड एट हिम इन डिस्पेयर, मतलब कि उसने उसे गहरी निराशा के साथ देखा, यानी कि वो बहुत ही होपलेस महसूस कर रही थी, इस तरीके से। ओके, यानी कि एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ ओवरऑल मीनिंग में कि डिस्पेयर का मतलब होता है ऐसी गहरी निराशा या फिर होपलेसनेस जिसमें इंसान को लगे कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, उसे हम कहेंगे डिस्पेयर। ओके, और दोस्तों ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लेकिन ये वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो मतलब कि नाउन के रूप में समझा है इसे, तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम जो है वो इसे नाउन कंसिडर कर रहे हैं। अब उसी तरीके से हम सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम सारे मतलब कि नाउन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सिनोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, होपलेसनेस, डेस्परेशन या फिर मिजरी, उसे हम क्या कहेंगे, तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब होता है उम्मीद का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। होपलेसनेस होप की कमी को दिखाता है, जबकि डिस्पेयर उससे जुड़ी गहरी इमोशनल फीलिंग को भी दिखाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन और निराश होना। डेस्परेशन में इंसान किसी भी तरीके के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि डिस्पेयर में अक्सर होप हमारी खत्म ही हो जाती है। यानी कि डेस्परेशन में हमारे पास इतनी तो उम्मीद बचती है कि हम कहीं ना कहीं से मतलब कि हाथ पैर मारकर उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्पेयर में हम वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, हमारी पूरी तरीके से उम्मीद जो है वो मतलब कि छूट जाती है, टूट जाती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तीसरा हमारा वर्ड आता है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख में होना, तकलीफ में होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिजरी हम उसे कहते हैं। दुख या फिर तकलीफ को मिजरी कहा जाता है। मिजरी बेसिकली हमारे सफरिंग को दिखाता है, हमारे स्ट्रगल संघर्ष को दिखाता है, जबकि डिस्पेयर स्पेसिफिकली होप खो देने की फीलिंग को दिखाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे, जहाँ पर हमने होपलेसनेस, डेस्परेशन या फिर हमारा मिजरी, ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, होप, ऑप्टिमिज्म या फिर कॉन्फिडेंस। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है होप। होप का मतलब होता है अच्छे रिजल्ट की उम्मीद। होप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है, यानी कि जो हमारी उम्मीद जब पॉजिटिव होती है, हम कुछ अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं, तो उसे हम होप कह सकते हैं। जबकि डिस्पेयर में क्या होता है, होप की कमी होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोच रखना, यानी कि भविष्य को लेकर जो है वो अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, तो उसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ऑप्टिमिज्म में कॉन्फिडेंस होता है, जबकि डिस्पेयर में जो है वो होपलेसनेस होती है, यानी कि उम्मीद खो दी जाती है, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर या फिर रिजल्ट पर भरोसा रखना, तो उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस कहेंगे। कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान को आगे बढ़ाता है, जबकि डिस्पेयर उसकी उम्मीद तोड़ देता है। ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने होप, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, ये सारे वर्ड जो है वो डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही वॉज फिल्ड विद डिस्पेयर आफ्टर द लॉस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हार के बाद वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, उसे लगने लगा कि शायद अब सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पर डिस्पेयर का मतलब क्या है, ऐसी गहरी होपलेसनेस जहाँ पर इंसान को पॉजिटिव रास्ता नज़र ही नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्पेयर। इस तरीके से आपको समझना है कि इस वर्ड का हमारे पास मीनिंग क्या था। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हमारे अगले आने वाले वर्ड को। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इक्विटेबल। दोस्तों इक्विटेबल का मतलब होता है निष्पक्ष, न्याय संगत, उचित, समान रूप से न्यायपूर्ण या फिर सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने वाला। इक्विटेबल का मतलब होता है ऐसा डिसीजन, ऐसा सिस्टम, रूल या फिर ट्रीटमेंट जो सबके साथ फेयरनेस और जस्टिस के साथ किया जाए। यानी कि जब किसी सिचुएशन में लोगों के साथ बिना किसी पक्षपात के, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, उनकी ज़रूरत और सर्कमस्टांसेस को समझते हुए न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए, यानी कि उनके साथ बिहेव किया जाए, तो उसे हम इक्विटेबल कहते हैं। इस वर्ड का जो
फोकस है वो सिर्फ सबको एक जैसा ट्रीट करने पर नहीं है, बल्कि सबके लिए फेयर रिजल्ट देना होता है। इसका यूज़ जो है वो अक्सर एजुकेशन, लॉ, बिजनेस, गवर्नमेंट, सैलरी, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत होता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इक्विटेबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्वल नहीं होता, क्योंकि इक्वल का तो मतलब होता है सबको बिल्कुल एक जैसा देना या फिर सबको बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना, बल्कि इक्विटेबल का मतलब होता है सबके साथ उनकी ज़रूरत और सिचुएशन के हिसाब से फेयर तरीके से व्यवहार करना। यानी कि इक्वल और इक्विटेबल हमेशा सेम नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही हो। कभी कभी इक्विटेबल होने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग सपोर्ट देना पड़ता है ताकि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उससे आपको समझ आएगा कि इक्वल और इक्विटेबल में फ़र्क क्या है। मान लीजिए कि एक टीचर है जो सभी स्टूडेंट को एक ही साइज़ की बुक देता है, तो ये क्या है, इक्वल है। उसने जो है वो किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसी चीज़ मिली है, किसी को ना कम मिला है, किसी को ना ज़्यादा मिला है। लेकिन मान लीजिए कि एक टीचर है जो वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास भी देता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनके वो लेवल में आ सके। तो ये होता है इक्विटेबल, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इक्विटेबल हमें कैसे यूज़ करना है। एक स्कूल में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक है। ऐसा मान लीजिए कि एक स्कूल है जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स है कुछ जो फाइनेंशियली वीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, और स्कूल उनके फ्री बुक्स और स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। उनको क्या देता है, तो फ्री बुक्स देता है, स्कॉलरशिप्स भी देता है, यानी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो ये इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, ठीक है। यानी कि हमारे समाज में अच्छा एजुकेशन अफोर्ड करने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी मदद कौन करेगा, तो सरकार करेगा। उनको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है, तो उसे हम इक्विटेबल कहेंगे, ठीक है। इसे हम इक्विटेबल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल आता है कि एक कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनकी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करती है, तो ये इक्विटेबल सिस्टम है। या फिर गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज़ की ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज बांटती है, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि इक्विटेबल का मतलब होता है सबके साथ न्यायपूर्ण और फेयर तरीके से व्यवहार करना, तो उसे हम इक्विटेबल कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी इंग्लिश के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द जज मेड एन इक्विटेबल डिसीजन, मतलब कि जज ने न्यायपूर्ण फैसला दिया। डिसीजन कैसा था, फेयर था, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है द कंपनी फॉलोज एन इक्विटेबल पॉलिसी, मतलब कि कंपनी फेयर पॉलिसी फॉलो करती है, यानी कि सबके साथ न्याय होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है वी नीड एन इक्विटेबल सोल्यूशन, मतलब कि हमें एक फेयर सोल्यूशन चाहिए जो सबके लिए कैसा हो, न्यायपूर्ण हो, किसी के साथ जो है वो पक्षपात ना हो, इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग में मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि इक्विटेबल का मतलब होता है ऐसा डिसीजन, ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रीटमेंट जो फेयरनेस, जस्टिस एंड इम्पार्शलिटी के साथ किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इक्विटेबल, हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, फेयर, जस्ट या फिर इम्पार्शियल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फेयर। फेयर का मतलब होता है बिना पक्षपात के, न्यायपूर्ण, ठीक है। यानी कि फेयर क्या है, कॉमन वर्ड है, जबकि इक्विटेबल लीगल और फॉर्मल सिचुएशंस में ज़्यादा यूज़ होता है और फेयरनेस के साथ नीड्स को भी कंसिडर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है न्याय के अनुसार होना, ओके। जस्ट जस्टिस पर फोकस करता है, जबकि इक्विटेबल प्रैक्टिकल फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को भी हाईलाइट करता है। ये चीज़ें आपको, ये डिफरेंस आपको समझ कर चलना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इम्पार्शियल न्यूट्रलिटी को दिखाता है, जबकि इक्विटेबल फेयर आउटकम को दिखाता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या हमने डिस्कस किए, सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं, फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, अनफेयर, बायस्ड या फिर अनइक्विटेबल। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, ठीक है। इक्विटेबल में फेयरनेस होती है, जबकि अनफेयर में नहीं होती है। बायस्ड हमारा दूसरा वर्ड आता है। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करने वाला। बायस्ड किसी एक साइड का सपोर्ट करता है, जबकि इक्विटेबल सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ समान रहता है, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड क्या आता है, इनइक्विटेबल। ये हमारे वर्ड का डायरेक्ट अपोजिट है। इनइक्विटेबल का मतलब होता है जो फेयर या फिर जस्ट ना हो, जस्टिस के साथ ना किया गया हो, जो फेयर नहीं है, सही नहीं है। ये इक्विटेबल का डायरेक्ट अपोजिट है और अन्याय को दिखाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने अनफेयर, बायस्ड या फिर इनइक्विटेबल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द स्कूल अडॉप्टेड एन इक्विटेबल एडमिशन पॉलिसी।
इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल ने एक ऐसी एडमिशन पॉलिसी अपनाई जो सब एप्लीकेंट्स के साथ फेयरनेस और जस्टिस के साथ डील करती है। पॉलिसी बनाते वक्त सिर्फ सबको एक जैसा ट्रीट करना ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को फेयर अपॉर्चुनिटी देने का भी ध्यान रखा गया। यहाँ पर इक्विटेबल का मतलब है न्यायपूर्ण और सबके लिए फेयर पॉलिसी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इक्विटेबल का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की और उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्रेविटी। दोस्तों ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षेप में बात करना, यानी कि कम शब्दों में कुछ कह देना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी बात को कम या फिर ज़रूरी शब्दों में साफ और पूरी तरीके से कहना। यानी जब कोई इंसान बिना फालतू बातें बताए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट और क्लियर तरीके से बताता है तो उस क्वालिटी को हम ब्रेविटी कहते हैं। ब्रेविटी का मतलब सिर्फ छोटा बोलना या फिर लिखना नहीं होता है। इसका असली मतलब है कम वर्ड्स में पूरा और डिटेल यानी कि क्लियर मैसेज देना। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कम बोल रहे हो तो आप उस चीज़ की डिटेल्स को मिस कर दो। ब्रेविटी का मतलब क्या है कि आपको सारी बातें बतानी है, यानी कि आपको जो मतलब एक नॉर्मल इंसान जो मतलब कि बड़ा चढ़ाकर कोई बात बता सकता था वो सारी बात आपको बतानी है, लेकिन कम शब्दों में बतानी है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। यानी कि मिस ना करके, यानी कि कोई भी बात ना छोड़ते हुए बिल्कुल कम शब्दों में कोई बात जो है वो जैसी थी वैसी बता देना, तो उसे हम ब्रेविटी कहते हैं। इस वर्ड का जो यूज़ है वो हम स्पीच में, राइटिंग में, ईमेल्स में, परमिशंस में, प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में, कॉन्वर्जेशंस में बहुत यूज़ कर सकते हैं। अच्छी ब्रेविटी का मतलब क्या होता है कि सामने वाला इंसान जल्दी और आसान तरीके से बात समझ जाए बिना अननेसेसरी डिटेल्स के, इस तरीके से बात करना, तो उसे हम कहते हैं बहुत ही अच्छी ब्रेविटी है उसकी, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है तो कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को मतलब कि बता दे रहा है बिना कोई पॉइंट मिस किए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्रेविटी का जो मतलब है वो सिर्फ शॉर्टनेस नहीं होता है। शॉर्टनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ का छोटा होना, जबकि ब्रेविटी का मतलब होता है कम शब्दों में भी पूरा और क्लियर मैसेज देना। यानी कि हर शॉर्ट बात में ब्रेविटी नहीं होती। अगर बात इतनी छोटी हो कि समझ ही ना आए तो वो ब्रेविटी नहीं है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से जो है वो इनका बीच का डिफरेंस समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सिर्फ बोल दे ठीक, ठीक से आपको क्या समझ आया, ये एक शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है बात करने का। लेकिन अगर कोई बोले मीटिंग 5 PM पर होगी, प्लीज़ ऑन टाइम आइए, ठीक है, ये ब्रेविटी है क्योंकि मैसेज कम शब्दों में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमने पूरा मैसेज दिया है छोटे से शब्दों में, यानी कि छोटे छोटे शब्दों में हमने जो है वो पूरा मैसेज क्लियर किया है। ज़्यादा हमने बड़ा कुछ नहीं बोला है, एकदम शॉर्ट भी नहीं है, एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन जो है वो कम शब्दों में पूरी बातों को कह दिया गया है, इस तरीके से है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ब्रेविटी। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कुछ और सिचुएशंस है, यानी कि एग्जांपल्स है जिनसे आपको समझ आएगा कि ब्रेविटी यानी होता क्या है। मान लीजिए कि एक टीचर जो है वो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन सिर्फ 3-4 क्लियर लाइंस में समझा देती है बिना मतलब कि यानी कि रादर दैन बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ा ऐसा भाषण देना, ठीक है। तो वो टीचर क्या कर रही है तो अपनी बातों को जो है वो मतलब कि उसमें ब्रेविटी है, बेसिकली उसने क्या किया कि अपनी बातों को शॉर्ट में समझा दिया। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है कि ऑफिस में मैनेजर एक शॉर्ट ईमेल लिखता है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो ईमेल में ब्रेविटी है। या फिर एक स्पीकर 10 मिनट में अपनी बात क्लियरली समझा देता है बिना अननेसेसरी बातें किए, उसकी स्पीच में क्या है ब्रेविटी है, क्लैरिटी है, यानी कि उसने छोटे यानी कि कम शब्दों में क्या किया है तो अपनी पूरी बात को समझा दिया है। यानी कि ब्रेविटी का मतलब होता है कम शब्दों में साफ और पूरी बात कहने की क्वालिटी रखना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेविटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रेविटी मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मतलब कि संक्षिप्त बात कम्युनिकेशन को क्या करती है बेहतर बनाती है। यानी कि जब हम कम शब्दों में कोई बात अपनी पूरी बात कह देते हैं तो वो हमारी कन्वर्सेशन को क्या बनाती है इफेक्टिव बनाती है, असरदार बनाती है। कम वर्ड्स में मैसेज क्लियर हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अननेसेसरी बातों को फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है द रिपोर्ट वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेविटी, मतलब कि रिपोर्ट की जो मतलब कि जिस तरीके से रिपोर्ट को जो है वो कम शब्दों में प्रेजेंट किया गया था उसके लिए उसकी तारीफ हुई, यानी कि रिपोर्ट शॉर्ट और कैसी थी क्लियर थी, इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल यानी कि तीसरा एग्जाम्पल आता है ही स्पोक विद ब्रेविटी, मतलब कि उसने कम शब्दों में बात की, यानी कि सिर्फ ज़रूरी बातें कही, यानी कि इधर उधर की बातें नहीं कही उसने, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा, बल्कि जो बात ज़रूरी थी वो सारी बातें उसने कह दी। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ब्रेविटी का मतलब होता है कम और ज़रूरी शब्दों में क्लियर, कंप्लीट और इफेक्टिव तरीके से बात कहने की क्वालिटी रखना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेविटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिनोनिम्स की ओर।
तो दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कंसाइजनेस, सक्सिंटनेस या फिर कंसीजन। ओके, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है बिना फालतू शब्दों के क्लियरली बात कहना। कंसाइजनेस और ब्रेविटी का मीनिंग बहुत ही सिमिलर है, लेकिन ब्रेविटी बात की शॉर्ट लेंथ को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है संसिक्टनेस। ओके, संसिक्टनेस का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट और क्लियर एक्सप्रेशन। सेंसिटिवनेस क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि ब्रेविटी शॉर्टनेस और क्लैरिटी दोनों पर फोकस करता है। ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कंसीजन। कंसीजन का मतलब होता है कम शब्दों में इफेक्टिव एक्सप्रेशन। ओके, कंसीजन राइटिंग स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज होता है, जबकि ब्रेविटी स्पीच और राइटिंग दोनों के लिए कॉमन है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझते हुए चलने हैं। यानी कि हमने यहाँ पर जो है वो 3 वर्ड्स पढ़े हैं सिनोनिम्स में, कंसाइजनेस, सक्सिंटनेस या फिर कंसीजन। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आए तो हमारे पास अगेन जो है वो 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहला है वर्डिनेस, वर्बोसिटी या फिर लेंदीनेस। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, वर्डिनेस। वर्डिनेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना। ब्रेविटी में जो है वो कम वर्ड्स यूज़ होते हैं, जबकि वर्डिनेस में अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इतना बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगने लगे, तो उसे हम वर्डिनेस कहते हैं। यानी कि उसमें शब्द ही शब्द है, यानी कि वर्ड ही वर्ड यूज़ हुए हैं इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत ही लंबी और अननेसेसरी बातें करना। वर्बोसिटी कम्युनिकेशन को लंबा बना देती है, जबकि ब्रेविटी उसे शॉर्ट और इफेक्टिव बना देती है। इस तरीके से आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है लेंदीनेस। लेंदीनेस का मतलब होता है बहुत ही लंबा होना। लेंदीनेस में मैसेज अननेसेसरीली स्ट्रेच हो जाता है, लंबा हो जाता है, खींचा जाता है बेसिकली, जबकि ब्रेविटी में मैसेज शॉर्ट और क्लियर होता है। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हैं वर्डिनेस, वर्बोसिटी या फिर लेंदीनेस। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर अप्रिशिएटेड द ब्रेविटी ऑफ हिज आंसर। इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर को उसका जवाब पसंद आया, क्योंकि उसने जो है वो बिना फालतू बातें किए कम शब्दों में ही पूरा आंसर, क्लियर आंसर मतलब कि बता दिया या फिर आंसर दे दिया। यानी कि यहाँ पर ब्रेविटी का क्या मतलब था, शॉर्ट, क्लियर और इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रखने की क्वालिटी होना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेविटी। आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रेविटी यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना, तीव्र होना, गंभीर होना, अधिक होना या फिर स्तर बढ़ जाना। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स हैं। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे या फिर अचानक से ज़्यादा बड़ा, सीरियस, इंटेंस या फिर सीवियर हो जाना, या फिर किसी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा या फिर सीरियस बना देना, तो उसे हम कहते हैं एस्केलेट करना। ठीक है, यानी कि जब कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई कॉस्ट, टेंशन या फिर रिस्क पहले से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए एस्केलेट वर्ड यूज़ हो सकता है। इस वर्ड का जो यूज़ है वो आर्ग्यूमेंट्स में, फाइट्स में, प्राइसेस में, वॉर्स में, प्रॉब्लम्स, इमोशंस, कॉस्ट, बिजनेस इश्यूज़, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एस्केलेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो नेगेटिव सिचुएशंस के लिए होता है, जैसे कि टेंशन का बढ़ जाना, कन्फ्लिक्ट का बढ़ जाना, प्रॉब्लम का बढ़ जाना। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो एस्केलेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एस्केलेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होना नहीं होता है, क्योंकि इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ना, लेकिन एस्केलेट का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं बल्कि ज़्यादा सीरियस और इंटेंस हो जाना, सीवियर हो जाना, ये भी इसका मीनिंग होता है। यानी हर एस्केलेशन में इंक्रीज होता है, लेकिन हर इंक्रीज में एस्केलेशन नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंक्रीज और एस्केलेट में मतलब कि डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आज का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, आज का टेम्परेचर क्या बढ़ गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये है इंक्रीज। ठीक है, ये होता है इंक्रीज, यानी कि नॉर्मल बढ़ना। लेकिन मान लीजिए कि 2 लोगों की छोटी सी बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई, तो सिचुएशन क्या होगी, एस्केलेटेड हो गई। नेगेटिव टोन में यूज़ हुआ है यहाँ पर हमने जो है वो बहस बढ़ने को दिखाया है, तो किसी नेगेटिव बात के लिए, किसी नेगेटिव बात के बढ़ने को हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ कोई चीज़ जो है वो कोई छोटी सी चीज़ थी जो बहुत ही बड़ी हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एस्केलेटेड हो गई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज और एस्केलेट में डिफरेंस क्या है मेनली। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास एस्केलेट को लेकर कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 दोस्त जो है वो मजाक मजाक में बहस करते हैं और थोड़ी देर बाद वो उनकी जो मजाक है वो मतलब कि बड़ी सी लड़ाई में बदल जाती है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, एस्केलेट हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कंपनी का जो खर्चा है वो हर महीने मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, तो कॉस्ट क्या हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं। या फिर एक छोटी प्रॉब्लम को टाइम पर सॉल्व नहीं किया गया, बाद में वो प्रॉब्लम कैसी हो गई, बड़ी हो गई, तो प्रॉब्लम क्या हुई, एस्केलेटेड हो गई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिंपल
वर्ड्स में आपको समझना है कि एस्केलेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर कन्फ्लिक्ट का और ज़्यादा बड़ा या फिर सीरियस हो जाना, उसे हम कहते हैं एस्केलेट। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ इंग्लिश में भी एग्जाम्पल्स है इस वर्ड को यूज़ करते हुए। जैसे कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, द आर्ग्यूमेंट क्विकली एस्केलेटेड, मतलब कि बहस जल्दी ही सीरियस हो गई, यानी कि छोटी सी बात थी जो क्या हो गई, बहस में कन्वर्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई, छोटी बहस बड़ी लड़ाई बन गई, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, प्राइस कंटिन्यू टू एस्केलेट, मतलब कि प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि दाम और ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरीके से। या फिर डोंट लेट द सिचुएशन एस्केलेट, मतलब कि सिचुएशन को और ज़्यादा सीरियस मत होने दो, और ज़्यादा मत बढ़ने दो, प्रॉब्लम को टाइम पर कंट्रोल करो, इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। आशा करती हूँ कि आपको एस्केलेट का मीनिंग समझ आया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का लेवल, उसकी इंटेंसिटी, उसकी सीरियसनेस बढ़ जाना या फिर उससे ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी हो जाना, तो उसे हम कहते हैं एस्केलेट होना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, इंक्रीज, इंटेंसिफाई या फिर हाइटन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना। इंक्रीज एक जनरल वर्ड है, जबकि एस्केलेट सीरियसनेस या फिर इंटेंसिटी के बढ़ने को हाईलाइट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है और ज़्यादा इंटेंस या फिर स्ट्रांग हो जाना, तो उसे हम इंटेंसिफाई कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिफाई जो है वो स्ट्रेंथ पर फोकस करता है, जबकि एस्केलेट लेवल और सीरियसनेस दोनों पर फोकस करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है हाइटन। हाइटन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। हाइटन इमोशंस या फिर इफेक्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि एस्केलेट अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने इंक्रीज, इंटेंसिफाई या फिर हाइटन जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। ओके, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एंटोनिम्स है, जिसमें हमने डिक्रीज, रिड्यूस या फिर ईज जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना। एस्केलेट में क्या होता है, लेवल बढ़ता है, जबकि डिक्रीज में कम होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। रिड्यूस जो है वो इंटेंसिटी को घटाता है, जबकि एस्केलेट क्या करता है, उसे बढ़ाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा हमारा वर्ड आता है ईज। ईज का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर टेंशन को कम करना। ईज सिचुएशन को शांत बनाता है, जबकि एस्केलेट उसे और ज़्यादा सीरियस बना देता है। तो ये सारे हमारे थे एंटोनिम्स। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड क्विकली। इस सेंटेंस का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्दी और ज़्यादा सीरियस हो गया। शुरुआत में जो है वो प्रॉब्लम छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे या फिर अचानक उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पर एस्केलेटेड का मतलब क्या था, सिचुएशन का पहले से ज़्यादा सीरियस और डिफिकल्ट हो जाना, तो उसे हम कहते हैं एस्केलेट। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फैक्शन। दोस्तों फैक्शन का मतलब होता है गुट, दल जिसे हम कह सकते हैं, समूह जिसे हम कह सकते हैं, या फिर मतभेद वाला समूह इसे हम कहेंगे, या फिर किसी बड़े समूह के यानी कि बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा विरोधी ग्रुप बन जाना, यानी कि एक जो है वो कन्फ्लिक्ट वाला ग्रुप बन जाना, तो उसे हम कहते हैं फैक्शन। फैक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी बड़े ग्रुप, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी या फिर सोसाइटी के अंदर बना हुआ छोटा सा ग्रुप, जिसके अपने अलग आइडियाज़ है, जिसके अपने अलग ओपिनियंस है, जिसके अपने अलग इंटरेस्ट है, यानी कि वो उस ग्रुप के खिलाफ जो है वो मतलब कि कहीं ना कहीं होते हैं, यानी कि खिलाफ होते हैं बेसिकली। यानी जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप के कुछ लोग अलग सोच रखते हैं और अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे फैक्शन कहा जाता है। अक्सर फैक्शन का यूज़ तब होता है जब उस ग्रुप के मेंबर्स बाकी लोगों से एग्री नहीं करते, या फिर अपनी बात या फिर अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके से। ओके, इस वर्ड में कई बार डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट या फिर राइवलरी का आइडिया होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों फैक्शन का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, किसी भी पर्पस के लिए लोगों का समूह, उसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्शन का मतलब होता है बड़े ग्रुप के अंदर बना हुआ एक ऐसा छोटा ग्रुप जिसके अलग ओपिनियन या फिर अलग इंटरेस्ट हो, और जो अक्सर दूसरे मेंबर से डिसएग्री करता हो, तो उसे हम फैक्शन कहेंगे। यानी कि हर फैक्शन में जो है वो एक ग्रुप होता है, लेकिन हर ग्रुप में फैक्शन नहीं होता, यानी कि हर ग्रुप में फैक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रुप में क्या डिफरेंस है, फैक्शन में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि क्लास के सब स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट्स अलग ओपिनियन रखते हैं और अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं, तो ये एक फैक्शन है। इस तरीके से आपको समझना है।
अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, यानी कि कुछ और भी सिचुएशंस है, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स पार्टी के डिसीजन से खुश नहीं होते, वो अपना अलग सा ग्रुप बना लेते हैं, तो ये भी एक फैक्शन है। या फिर एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ दो अलग ओपिनियंस में बट जाते हैं, एक साइड नए रूल्स को सपोर्ट करती है और दूसरी जो है वो अपोज करती है, तो दोनों में फैक्शंस बन गए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि स्कूल काउंसिल में स्टूडेंट्स दो अलग अलग टीम्स बनाकर अलग अलग आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो काउंसिल के अंदर दो फैक्शंस बन गए हैं, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि फैक्शन का मतलब होता है किसी बड़े ग्रुप के अंदर बना हुआ अलग ओपिनियन या फिर इंटरेस्ट रखने वाला छोटा ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे फैक्शन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और इंग्लिश में भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू फैक्शंस, मतलब कि पार्टी कई गुटों में बट गई, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स बन गए उनके। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है अ फैक्शन अपोज द डिसीजन, मतलब कि एक गुट ने, एक समूह ने, एक ग्रुप ने डिसीजन का विरोध किया, यानी कि सब लोग जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है द फैक्शन डिमांडेड चेंजेस, मतलब कि उस गुट ने, उस ग्रुप ने क्या किया कि बदलाव की मांग की, यानी कि उनकी अलग ओपिनियंस थी, उनकी अलग डिमांड्स थी, इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि फैक्शन का मतलब होता है किसी बड़े ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जिसके अपने अलग आइडियाज़ है, इंटरेस्ट है, ओपिनियंस है, और जो अक्सर दूसरों को डिसएग्री करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फैक्शन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स आते हैं, ग्रुप, क्लिक या फिर ब्लॉक, ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है लोगों का एक समूह, ठीक है। ग्रुप एक जनरल वर्ड है, जबकि फैक्शन खासतौर पर बड़े ग्रुप के अंदर बने अलग और एक, मतलब कि अक्सर जो छोटा ग्रुप होता है, जो अपोजिंग ग्रुप होता है, उसको दिखाता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है छोटा सा और क्लोज ग्रुप। क्लिक जो है क्लोज फ्रेंडशिप पर फोकस करता है, जबकि फैक्शन डिफरेंसेस और कॉमन ओपिनियन पर फोकस करता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है लोगों या फिर कंट्रीज का ऐसा ग्रुप जो एक ही पर्पस के लिए मिलकर काम करे। ब्लॉक जो है वो कॉपरेशन को दिखाता है, यानी कि एक तरीके से मेल मिलाप की भावना, भाईचारे की भावना, सौहार्द की भावना, आपसी सपोर्ट की भावना को दिखाता है। इसमें जो है वो मिलकर काम किया जाता है, जबकि फैक्शन अक्सर इंटरनल डिसएग्रीमेंट को दिखाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है, जहां पर हमने ग्रुप, क्लिक या फिर ब्लॉक जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब अगर दोस्तों एंटोनिम्स की बात की जाए, तो एंटोनिम्स में यहाँ पर हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, यूनिटी, हार्मनी या फिर होल। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, यूनिटी आता है। यूनिटी का मतलब होता है सब एक साथ रहना, सबका एक साथ रहना, एक ही पर्पस के लिए काम करना। फैक्शन में डिवीजन होता था, यूनिटी में क्या होती है, एकता होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है आपस में शांति और एग्रीमेंट। हार्मनी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता है, जबकि फैक्शन अक्सर डिसएग्रीमेंट से ही बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है होल। होल का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरा ग्रुप बिना किसी डिवीजन के, तो उसे हम कहते हैं होल। होल में सब कुछ एक साथ होता है, जबकि फैक्शन उसी ग्रुप का अलग हिस्सा होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मतलब कि हमने जो पहले डिस्कस किया कि हमारा जो वर्ड है, क्या वर्ड है हमारा, तो हमारा वर्ड है कि फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है एक बड़े से ग्रुप के अंदर बना हुआ छोटा सा ग्रुप जो कि उस चीज़ को अपोज करता है, उस बड़े ग्रुप से अलग आइडियाज़ रखता है, तो उसे हम कहते हैं फैक्शन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ पावरफुल फैक्शन अपोज्ड द न्यू पॉलिसी। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक मजबूत, यानी कि ग्रुप ने नई पॉलिसी का विरोध किया। ये लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन उनकी सोच बाकी मेंबर से अलग थी, इसलिए उन्होंने मिलकर पॉलिसी के खिलाफ अपनी बात रखी। इस तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर फैक्शन का मतलब क्या है, बड़े ग्रुप के अंदर बना हुआ अलग ओपिनियन रखने वाला छोटा ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे फैक्शन। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से मतलब कि क्लियर हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एप्रेहेंसिव। दोस्तों एप्रेहेंसिव का मतलब होता है चिंतित, घबराया हुआ, किसी बुरी बात की आशंका होना या फिर बेचैन होना, तो उसे हम कहते हैं एप्रेहेंसिव। दोस्तों एप्रेहेंसिव का मतलब होता है कि किसी आने वाली सिचुएशन या फिर इवेंट को लेकर चिंता, डर या फिर आशंका महसूस करना, यानी जब किसी इंसान को लगने लगे कि शायद कुछ बुरा हो सकता है और इसी वजह से वो पहले से ही टेंशन या फिर नर्वसनेस फील करे, तो उसी फीलिंग को हम एप्रेहेंसिव कहते हैं। इस वर्ड में डर यानी कि फियर होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम फियर नहीं होता, इसमें ज़्यादा वरी, अनसर्टेनिटी और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस की फीलिंग ज़्यादा होती है।
इस वर्ड का जो यूज़ है वो हम एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं, इंटरव्यूज़, मेडिकल रिपोर्ट्स, न्यू जॉब्स, ट्रैवल, मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं जब ऐसी चीज़ को लेकर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं तब। यानी कि एक चीज़ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि एप्रहेंसिव का मतलब सिर्फ अफ्रेड नहीं होता, क्योंकि अफ्रेड का मतलब होता है डरना, किसी चीज़ से डरना, भय लगना, ओके। लेकिन एप्रहेंसिव का मतलब होता है किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर पहले से ही चिंता या फिर आशंका होना। यानी कि अफ्रेड किसी प्रेजेंट डेंजर की वजह से हो सकता है कि अभी आपके साथ कुछ कुछ हुआ है, कोई घटना घटी है, उसके लिए आप डर रहे हो। लेकिन एप्रहेंसिव में अक्सर फ्यूचर में क्या होगा इस बात की टेंशन हमें ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि एप्रहेंसिव क्या है और अफ्रेड क्या है। इसे हम जो है वो एग्जाम्पल के सारे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे सामने अचानक एक कुत्ता आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये अफ्रेड है, अब तुम्हें डर लगने लगा है उस चीज़ से, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको डर लग रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो टेंशन है तुम्हारी किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर जो अभी तक घटित भी नहीं हुई है, तो उसे हम एप्रहेंसिव कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम है और उसे लग रहा है कि पेपर बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो वो एप्रहेंसिव है। या फिर मान लीजिए कि एक पेशेंट अपनी मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहा है, उसे रिजल्ट की चिंता हो रही है, तो वो एप्रहेंसिव फील कर रहा है। या फिर एक कर्मचारी यानी कि एक एम्प्लॉय पहले दिन नया ऑफिस ज्वाइन करता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग कैसे हैं, मैं कैसे काम करूंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा, तो वो एप्रहेंसिव है। यानी कि एप्रहेंसिव का मतलब होता है किसी आने वाली बात को लेकर चिंतित या फिर आशंकित होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एप्रहेंसिव। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश में भी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं शी फेल्ट एप्रहेंसिव बिफोर द इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू से पहले वो चिंतित थी, यानी कि वो रिजल्ट की टेंशन में थी। या फिर हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर एप्रहेंसिव अबाउट द टेस्ट, मतलब कि बच्चे टेस्ट को लेकर परेशान थे, उन्होंने जो है वो मतलब कि पेपर की चिंता कर रखी थी, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन आ रहा था कि टेस्ट कैसा होने वाला है। या फिर हम कहेंगे ही लुक्ड एप्रहेंसिव, मतलब कि वो बहुत ही चिंतित नजर आ रहा था, उसे किसी बात की मतलब कि टेंशन थी, किसी बात से वो घबराया हुआ था किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर, तो उसे हम कहेंगे एप्रहेंसिव। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि एप्रहेंसिव का मतलब होता है आने वाली सिचुएशन या फिर इवेंट को लेकर चिंता, नर्वसनेस या फिर बुरा होने की आशंका महसूस करना, तो उसे हम कहते हैं एप्रहेंसिव। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास अब सिनोनिम्स है। हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एंग्शियस, नर्वस, अनईजी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित होना। एंग्शियस एक्साइटमेंट और वरी दोनों के लिए यूज हो सकता है, जबकि एप्रहेंसिव में अक्सर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस का या फिर फियर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस करना। नर्वस फिजिकल घबराहट को भी दिखाता है, जबकि एप्रहेंसिव फ्यूचर का और आशंका को दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अनईजी। अनईजी का मतलब होता है अंदर से बेचैन या फिर असुविधा महसूस करना, यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस करना। अनईजी जनरल डिस्कम्फर्ट को दिखाता है, जबकि एप्रहेंसिव किसी स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट की चिंता को दिखाता है। ये चीज़ भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने एंग्शियस, नर्वस और अनईजी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंट, काम या फिर रीअश्योर्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपने ऊपर या फिर रिजल्ट पर पूरा भरोसा होना। कॉन्फिडेंट में बेसिकली डाउट नहीं होता, जबकि एप्रहेंसिव में अनसर्टिनिटी और वरी होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है काम। काम का मतलब होता है शांत और रिलैक्स होना। काम में टेंशन नहीं होती है, जबकि एप्रहेंसिव में टेंशन होती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रीअश्योर्ड। रीअश्योर्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर दोबारा निश्चिंत हो जाना। रीअश्योर्ड में वरी जो है वो खत्म हो जाती है, हमारी जो चिंताएं हैं वो मिट जाती है, जबकि एप्रहेंसिव में वरी क्या होती है, बनी रहती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने कॉन्फिडेंट, काम और रीअश्योर्ड जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉज एप्रहेंसिव अबाउट द इंटरव्यू। यानी कि वो इंटरव्यू को लेकर जो है वो थोड़ी चिंतित थी, यानी कि थोड़ी आशंकित थी, घबराई हुई थी, यानी कि उसे पता नहीं था कि उसका इंटरव्यू सही जाएगा या फिर नहीं, वो क्या करेगी, कैसे उससे कोप अप करेगी, या फिर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएगी या फिर नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड में इंटरव्यू होने से पहले ही चल रही थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एप्रहेंसिव यानी क्या है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एप्रहेंसिव यानी क्या होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके
या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।